हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बेसिक स्कैटरिंग के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है, बेसिकली स्कैटरिंग कितने टाइप की होती है, उसके बाद हमने क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा पहले वाले लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग थ्योरी का। ठीक है, तो स्कैटरिंग के बारे में आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था, जो हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ये हमने क्या लिया, कोई एक न्यूक्लियस लिया और इस न्यूक्लियस के ऊपर हमने बहुत सारी अल्फा रे इंसिडेंट करवा दी। ठीक है, अब अल्फा रे की जगह कोई पार्टिकल भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग बेसिकली दो टाइप से हो सकती है। एक तो कोलिजन के कारण स्कैटरिंग हो सकती है, दूसरा पोटेंशियल के कारण भी स्कैटरिंग हो सकती है। अब स्कैटरिंग के कारण कैसे होगी, कोलिजन के कारण ये कोई पार्टिकल आया, इस पार्टिकल से टकराया और इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। एक तो स्कैटरिंग ये है। दूसरा स्कैटरिंग, यहाँ पे जो स्कैटरिंग हो रही है वो पोटेंशियल के कारण हो रही है। ये क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या होगा, एक पोटेंशियल का फील्ड होगा। ठीक है, पोटेंशियल की रेंज होगी। जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल उस पोटेंशियल की रेंज में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। आई बात समझ। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग हम लेके चल रहे हैं वो पोटेंशियल के कारण स्कैटरिंग हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो अब ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अब ये पार्टिकल है, अब अपने को पता है कि जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होती है, अपने पास वेव होती है, और वेव का क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। ठीक है, अब अगर अपने को इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन मिल जाए और जो स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन मिल जाए तो हम बाकी के जो पैरामीटर हैं वो बड़ी आसानी से या बड़ी आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए इंसिडेंट की, और दूसरा जो आउटगोइंग है उसकी प्रॉब्लम अपने को चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी, प्रॉब्लम नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब ये जो पार्टिकल है अपने पास अल्फा पार्टिकल, अब ये इसके न्यूक्लियस के पोटेंशियल के रेंज में जाने से पहले ये अल्फा पार्टिकल क्या है, एक फ्री पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रहा है। और अपने पास जो फ्री पार्टिकल होता है उस फ्री पार्टिकल का अपने पास प्लेन वेव सॉल्यूशन होता है। आई बात समझ। एक तो है ये इंसिडेंट का, तो अपने को इन्फॉर्मेशन मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इंसिडेंट का हम कैसा सॉल्यूशन लेके चलेंगे, प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलेंगे। रीजन क्या होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की रेंज में आने से पहले ये अल्फा पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रहा था, और फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो कैसा होता है, प्लेन वेव सॉल्यूशन होता है। तो प्लेन वेव सॉल्यूशन में इसका लेके चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं क्वांटम मैकेनिकली बात करता हूँ तो जैसे ही ये अल्फा रे इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती है तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की स्कैटरिंग हो सकती है। पहला आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग और दूसरा अनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। ठीक है, हम यहाँ पे अनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग का केस लेके चलेंगे। आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग में क्या होगा, जैसे ही ये प्लेन वेव यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जब हम लेके चलेंगे तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे प्लेन वेव लेके चलेंगे। ये अपने पास क्या है, प्लेन वेव है। ठीक है, और ये अपने पास कोई एक टारगेट है इस टाइप से। ठीक है, और जैसे ही ये प्लेन वेव इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ पे अगर आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग होती है तो चारों तरफ अपने को क्या देखने को मिलेगी, स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग हो रही है तो। ठीक है, अगर आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग नहीं हो रही, अनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग हो रही है तो स्फेरिकल सिमेट्री के साथ साथ अपने को यहाँ पे जो प्लेन सिमेट्री है वो भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। मतलब स्फेरिकल वेव भी देखने को मिलेगी और जो प्लेन वेव है वो भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि स्फेरिकल वेव कब और प्लेन वेव कब देखने को मिलेगी, तो इसको हम थोड़ा सा, हमने ये जो अल्फा पार्टिकल का ऊपर किया है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लेन कब देखने को मिलेगी। अब बहुत सारी अल्फा रे क्या है, बहुत सारी अल्फा रे की जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है अपने पास। ठीक है, अब बहुत सारी अल्फा रे की स्पीड कम है तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के पोटेंशियल की रेंज में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, स्फेरिकल सिमेट्री इस टाइप से अपने को मिल जाएगी। अब मान लिया कुछ अल्फा रे ऐसी हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब कुछ अल्फा रे की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो अल्फा रे यहाँ से निकल के चले जाएंगे तो न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल है उसको पता भी नहीं लगेगा कब ये अल्फा रे यहाँ से इस न्यूक्लियस की रेंज में निकल के चली गई, क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे अपने को प्लेन वेव देखने को मिल सकती है। ठीक है, और कुछ जिन अल्फा रे की काइनेटिक एनर्जी कम होगी वहाँ पे अपने को स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो हमने प्लेन वेव ली है इसमें कुछ प्लेन वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा है, कुछ प्लेन वेव की स्पीड कम है, तो वहाँ पे अपने को स्फेरिकल और प्लस जो प्लेन वेव सॉल्यूशन है ये दोनों अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अपने को इंसिडेंट फ्लक्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए और अपने को जो आउटगोइंग फ्लक्स है इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी अपने को, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखो, अब अपने पास ये अल्फा पार्टिकल वाली बात है। अब अगर अपने पास कोई पार्टिकल है तो डी ब्रोगली साहब क्या बोलते हैं, अगर पार्टिकल है तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होगी, ठीक है, और वेव होगी तो उस वेव का वेव फंक्शन होगा। अब वेव फंक्शन अगर अपने को मिलता है तो बाकी के पैरामीटर मैं बड़ी आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक स्फेरिकल सिमेट्री है और दूसरा क्या है, प्लेन सिमेट्री है। तो यहाँ पे अपने पास एक स्फेरिकल वेव सॉल्यूशन लेके चलना पड़ेगा और साथ में क्या होगा, प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट का सॉल्यूशन लेके चलेंगे, इंसिडेंट का कैसा होगा, प्लेन वेव सॉल्यूशन होगा। तो प्लेन वेव सॉल्यूशन हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे साई इक्वल टू ई की पावर आयटा के, और ये जो प्लेन वेव हो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लेन वेव जा रही है यहाँ पे जेड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई की पावर आयटा के जेड, ठीक है, ये अपने को मिल गया इंसिडेंट वेव का प्लेन वेव सॉल्यूशन। इसको हमने यहाँ पे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसका यूज करेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्केटर्ड पार्ट की, जो इस टारगेट से स्केटर होने के बाद अपने को वेव मिल रही है, तो अब टारगेट से स्केटर होने के बाद अपने को वेव कैसे मिल रही है, एक तो स्फेरिकल वेव मिल रही है और दूसरा प्लेन वेव मिल रही है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को स्फेरिकल और प्लेन वेव का दोनों का मिक्सर मिलेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा स्केटर्ड पार्ट का वो क्या आ जाएगा, ये तो क्या था, साई इंसिडेंट, और साई स्केटर्ड क्या मिलेगा, साई स्केटर्ड ये मिल जाएगा अपने को, एक तो एफ थीटा फाई, अभी बता देता हूँ मैं एफ थीटा फाई क्या है, और साथ में ई की पावर आयटा के, और ये आर और डिवाइड बाय हमने ये आर ले लिया है, ठीक है। ये हमने क्या लिया है, स्केटर्ड का वेव फंक्शन लिया है, ठीक है, साइज स्केटर्ड का वेव फंक्शन लिया है। ये स्फेरिकल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करती है ये वाली टर्म, और ये वाली जो टर्म है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये यहाँ पे एफ थीटा पाई क्या है, एफ थीटा पाई है यहाँ पे स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, क्या है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। अब स्केटरिंग एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये जो एफ थीटा फाई है ये अपने को बताता क्या है, अब एफ थीटा फाई अपने को बताता है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब ये अल्फा पार्टिकल या ये जो प्लेन वेव है ये टारगेट के साथ आके इंटरेक्ट करेगी तो ये प्लेन वेव अलग अलग एंगल पे क्या हो जाएगी, स्केटर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग एंगल के ऊपर स्केटर्ड हो रही है उसके बारे में अपने को कौन बताएगा, उसके बारे में बताएगा अपने को ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपने को बताता है। तो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड tells about angular distribution, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अपने को इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इंसिडेंट का वेव फंक्शन अपने को मिल गया और आउटगोइंग का वेव फंक्शन अपने को मिल गया या फिर स्कैटर्ड का वेव फंक्शन अपने को मिल गया। अब हमने यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन निकाला है, इस वेव फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी के पैरामीटर निकालेंगे। बाकी का पैरामीटर क्या निकालेंगे, अपने को चाहिए इंसिडेंट फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स। अब वेव फंक्शन की हेल्प से कैसे निकालेंगे, अब अपने पास ये वेव फंक्शन मिल गया इंसिडेंट का। अब इंसिडेंट का जो वेव फंक्शन आया है इसकी हेल्प से मैं क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल लूंगा। और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का अगर मैं सरफेस इंटीग्रेशन करता हूं तो अपने पास क्या मिल जाएगा, अपने को फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास जो एक तो अपने को क्या चाहिए, ये जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है इस इंसिडेंट वेव फंक्शन से अपने को चाहिए इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है। और ये जो साइज स्कैटर्ड वेव फंक्शन है इसको इससे अपने को क्या चाहिए, आउटगोइंग का फ्लक्स, ठीक है। तो अब अगला जो अपना टास्क है वो यही है कि अब हम इंसिडेंट का फ्लक्स निकालेंगे और जो स्कैटर्ड का फ्लक्स है वो निकालेंगे। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आप कुछ इस टाइप से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आप डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन निकालना है। तो टोटल वेव फंक्शन कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेव फंक्शन। अब टोटल वेव फंक्शन कैसे मिलेगा, जो इंसिडेंट का है और जो आउटगोइंग का है इन दोनों को क्या कर दूं मैं, अगर ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो ये क्या बोल दिया, साई टोटल इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्केटर, सॉरी साई भी आएगा, साई स्केटर, ठीक है। साई इंसिडेंट क्या था अपने पास, साई इंसिडेंट प्लेन वेव सॉल्यूशन था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा अपने पास ई की पावर आयटा के जेड प्लस साई स्केटर। साई स्केटर में क्या था अपने पास, एक तो एफ थीटा फाई था
और दूसरा क्या था, प्लेन वेव का जो पार्ट था e की पावर आयटा के आर बाय आर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास साई टोटल। साई टोटल बोले तो टोटल वेव फंक्शन इंसिडेंट का और आउटगोइंग का। अब अगला टास्क क्या है, अपने को इंसिडेंट का जो करंट डेंसिटी है वो चाहिए और आउटगोइंग का करंट डेंसिटी है वो चाहिए। ये हम पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, और अपने को अगर करंट डेंसिटी मिल जाती है तो करंट डेंसिटी की हेल्प से फिर हम फ्लक्स बड़ी आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट का फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकलेगा अपने पास, इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, लाइट को लेके थोड़ा सा इशू है क्योंकि रात का टाइम है। तो इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी में क्या आएगा अपने पास, इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी को हम डिनोट करते यहाँ पे जो इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी है, इंसिडेंट फ्लक्स को हमने डिनोट किया आई नोट से, और जो आउटगोइंग फ्लक्स है उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है आई से। ठीक है, अब इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी अपने पास क्या है, आई है। ठीक है, आई नोट, ये अपने को यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ ये निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है इंसिडेंट की, जे नोट से रिप्रेजेंट किया है इंसिडेंट का, तो जे नोट मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये क्या जाएगी अपने पास एच कट के डिवाइड बाय एम। ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए। और इंसिडेंट फ्लक्स अपने को निकालना है, तो इंसिडेंट फ्लक्स को किससे डिनोट किया, हमने आई नोट से डिनोट किया है। तो आई नोट इक्वल टू क्या जाएगा, इंसिडेंट फ्लक्स, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन जे और जे डॉट नॉट है तो साथ में डी एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, या करंट डेंसिंग पासिंग पर यूनिट एरिया या क्रॉसिंग एरिया। तो यहाँ पे जे की वैल्यू हमने निकाल ली, जे की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास एच कट के और डिवाइड बाय एम। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास ये जो एच कट के है और साथ में जो डी एस है, डी एस में यहाँ पे एज इट इज रखूँ। अब एच के एम ये अपने पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, अंदर क्या है अपने पास डी एस है, इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल किया जाएगा, एक्स एस आ जाएगा। और इस एस की वैल्यू अगर मैं जो एरिया है वो यूनिटी मान लूँ तो आई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, आई नोट की वैल्यू आ जाएगी एच कट के बाय एम। ठीक है, ये हमने इंसिडेंट फ्लक्स यहाँ पे निकाल लिया और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने किसको दिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दिया था जो इंसिडेंट का सॉल्यूशन है, और फिर जो स्कैटर्ड का इसको सेकंड दिया था, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कुछ 2.1 बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट में ये हमने इंसिडेंट फ्लक्स तो निकाल लिया, अब क्या करेंगे अगले सेक्शन में हम जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो निकालेंगे। अब क्या है, आउटगोइंग फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी ये क्या है अपने पास, इसको हमने आई से लिखा है, ये क्या हो जाएगी आई इक्वल टू जे इंटीग्रेशन और साथ में डी एस। अब अपने को आउटगोइंग करंट डेंसिटी चाहिए। अब आउटगोइंग करंट डेंसिटी क्या होती है, ये भी हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। ये क्या होती है, जे इक्वल टू एच कट के बाय एस और साथ में एफ थीटा फाई। ये निकाली कहाँ से है हमने, ये निकाली है हमने अपने पास जो स्केटर का वेव फंक्शन है उससे यहाँ पे निकाली है। और साथ में एक यूनिट वेक्टर लेना चाहे तो यूनिट वेक्टर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, पर वो अपने पास 2 यूनिट वेक्टर आएंगे, 2 यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे नहीं लेके चले। ये जे की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जे की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास जो आई है उस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे आई की वैल्यू जब ये यहाँ पे पुट करेंगे और साथ में डी एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डी एस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास आर स्क्वायर डी ओमेगा और आर कैप। ठीक है, और साथ में यहाँ पे भी आर का, ये जे की वैल्यू और ये डी एस की वैल्यू दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। पुट करने के बाद जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से क्या, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर कैप डॉट आर कैप, ये 2 डॉट वेक्टर का जो 2 यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होता है, 1 होता है। तो जो आई की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास एच कट के डिवाइड बाय एम और साथ में मिलेगा अपने को एफ थीटा फाई। ठीक है, और साथ में इसका मोड, और एक मिस्टेक अपने से यहाँ पे होते ही यहाँ पे हम ये जो जे की वैल्यू ले के चले हैं, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर अपने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जब हम उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी अपने पास क्या आएगा, मोड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू निकाल दी। अब अपने को क्या करना है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में निकाल चुके, क्या था वो, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। ठीक है, और डी ये किसके बराबर है, आई बाय आई नोट। ठीक है, मतलब इंसिडेंट फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स डिवाइड बाय इंसिडेंट फ्लक्स। आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू हमने अभी ये निकाली है, क्या है अपने पास, एच कट के बाय एम निकाला है, और साथ में ये एफ थीटा और फाई
और कंप्लीट के मोड का स्क्वायर डिवाइड बाय इंसिडेंट क्या निकाला है हमने, इंसिडेंट निकाला है एच कट के बाय एम। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है ये टर्म कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी। क्या आ जाएगा अपने पास से, जो आउट गोइंग का और जो इंसिडेंट का जो रेशो है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, और ये कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा अपने पास एफ थीटा फाई और इसके कंप्लीट का मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो डी ओमेगा को उठा के मैं उस तरफ लेके चला जाऊँगा। ठीक है, ये आ जाएगा डी सिग्मा इक्वल टू एफ थीटा फाई और इसके मोड का स्क्वायर। ठीक है, साथ में ये डी ओमेगा उधर चला जाएगा। ठीक, अब ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डी ओमेगा है, मेरे को कंप्लीट निकालना है तो क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा सिग्मा और इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास जो डी सिग्मा है, डी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है अपने पास, ये होगी साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ये वैल्यू होती है इसकी सॉलिड एंगल की डी ओमेगा की, और ये वाली टर्म अपने पास एज इट इज एफ थीटा फाई और इसके कंप्लीट के मोड का स्क्वायर, और साथ में इंटीग्रेशन किसका होगा, एक तो थीटा के रिस्पेक्ट में, दूसरा फाई के रिस्पेक्ट में। तो ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन, एक में थीटा की लिमिट आएंगी और एक में पाई की लिमिट आएंगी। तो थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 से पाई होती है, और फाई की लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ये हमने निकाल लिया डिफरेंशियल स्कैटरिंग, टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा इक्वल टू क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई और 0 से 2 पाई और एफ थीटा फाई और इसके कंप्लीट के मोड का स्क्वायर, उसके बाद क्या है अपने पास साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब अगला अपना जो टास्क रहेगा, अपने को पता करना है एफ थीटा फाई। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे निकालना है। ठीक, और ये हम निकालेंगे अगले लेक्चर में, और इसको निकालने के लिए मतलब काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए अपने पास एक मेथड भी आता है जिसको हम पार्शियल वेव मेथड बोलते हैं। तो अगला जो लेक्चर है वो पार्शियल वेव मेथड के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किसके लिए, स्केटरिंग थ्योरी के लिए। इसके अंदर आप जो थ्योरी लिखोगे इस लेक्चर के लिए, तो इसकी थ्योरी में यही लिखना है, एक मोनो एनर्जेटिक बीम ऑफ पार्टिकल हम इंसिडेंट करेंगे किसी टारगेट के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, और अपने को इंसिडेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आउटगोइंग का, सब यही इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।